वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो बात करेंगे वाइजाग में चल रहे सेकंड टेस्ट मैच के बारे में, इंडिया और बेसबॉल के बीच। पहला मैच आपको जैसे ही पता होगा कि इंडियन टीम पहला मैच हार गई थी। बहुत अच्छे सिचुएशन में होने के बावजूद अगर आप देखो मैच वो हारे थे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से झटका लगा था टीम इंडिया को, क्योंकि पहला ही मैच था और आप विनिंग पोजीशन से एक तरीके से मैच एक तरीके से कहेंगे फेंक दिया था। तो दूसरे टेस्ट पे एक तरीके से आने से पहले कहीं ना कहीं काफ़ी सस्पेंस था कि पिच का एक तरीके से बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया को कुछ इंजरी के चलते झटके लगे थे। जडेजा और केएल राहुल बाहर हो चुके थे, उनके जगह पे रिप्लेसमेंट लाए थे। विराट अभी भी अवेलेबल नहीं थे। बट जब एक तरीके से अगर आप देखो तो 2 तारीख को एक तरीके से जब मैच स्टार्ट हुआ तो चीज़ें एक तरीके से इंडिया के फेवर में आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो टॉस जीता, और वहाँ पे जो टीम भी खिलाई थी वो हल्का सा अलग था जो हम एक तरह से सोच रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद वो एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे, या हो सकता है कि जडेजा की जगह पे एक सुंदर को खिलाए। क्लियरली वहाँ पे दिख रहा था कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेलते हुए या एक एक्स्ट्रा बैटर खेलते हुए। बट वो उसी केस में होता अगर टीम इंडिया एक तरह से रैंक टर्नर प्रेफर करती। बट जब मैच सुबह स्टार्ट हुआ तो एक अच्छी सरफेस के ऊपर मैच रही, जो नॉर्मल इंडियन विकेट होती है, जहाँ पे पहले अगर आप देखो 1-2 दिन बैटिंग के लिए अच्छे रहते हैं, फिर थर्ड डे के आखिरी सेशन या चौथे दिन से एक तरह से गेंद थोड़ी सी हरकत करना स्टार्ट करती है, स्पेशली टर्न होना दिक्कत आती है बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए, और फिर आखिरी दिन पे बिल्कुल ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो टाइपिकल उसी प्रकार का पिच था, और टीम इंडिया ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा अटैकिंग भी जाएंगे, साथ ही थोड़ा सा हम बैटिंग को भी एक तरह से बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक लॉन्ग टेल के साथ गए, केएल राहुल को डायरेक्टली स्वैप किया रजत पाटीदार के साथ, और फिर मोहम्मद सिराज की जगह पे मुकेश कुमार को लाए, और एक और बदलाव किया था जडेजा की जगह पे। हमें लग रहा था कि शायद वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, बट उन्होंने खिलाया कुलदीप यादव को, एक प्रॉपर स्पिनर के साथ गए। और आई थिंक जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी डे 2 का स्टम्प्स हो चुका है, 2 दिन खत्म हो चुके हैं, और दोनों दिनों के बारे में बात करेंगे। और जस्ट लाइक हैदराबाद गेम, वहाँ पर आप देखो डे 2 के अंत के बाद अगर आप देखो इंडियन टीम काफ़ी आगे थी, इनफैक्ट लीड में थी और एक तरह से डोमिनेट कर रही थी। ठीक उसी का एक तरीके से हमें कार्बन कॉपी देखने को मिला है कि अगेन डिस्पाइट की टीम इंडिया ने यहाँ पे पहले बैटिंग किया है और चौथे इनिंग्स में उनको बॉलिंग करना होगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन पे खड़े हुए हैं डे 2 के एंड तक। दूसरा इनिंग्स ऑलरेडी इंडियन टीम का स्टार्ट हो चुका है, और 171 रन से अभी वो आगे हैं, जो इंग्लैंड की एक तरह से पहली पारी रही है। और मतलब मैच अभी देखो कि इंडिया के पकड़ में ज़रूर है, बट जैसा कि हमने देखा था कि तीसरे दिन और फिर चौथे दिन इंडिया किस तरह से गेम एक तरह से लूज करती है। एक अच्छे सिचुएशन में होने के बावजूद अगर आप देखो कैसे पहले ओली पोप आते हैं और फिर टॉम हैटली इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं वो आके एकदम से गेम पलट देते हैं। तो मैच पलटते हुए देर नहीं लगेगा, एक सेशन की बात है, तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जिस तरह से गेम आगे एक तरह से प्रोग्रेस होगा। बट दोनों दिनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर डे 1 की बात करें तो उसमें देखो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया ने क्या बदलाव किए थे, और इंग्लैंड का तो आई थिंक प्रीव्यू वीडियो में ही बात कर लिया था कि उन्होंने 2 बदलाव के साथ उतरे थे। जेम्स एंडरसन जो उनके एक तरह से कहेंगे कि मशीन है, एक तरीके से एक टप्पा में रख के बॉल डालते रहते हैं, और लगातार वो एक तरह से डाउट क्रिएट करते रहते हैं बैट्समैन के माइंड में। तो उनको कम बैक कराया था महाकूड़ की जगह पे, और साथ ही जो शोएब बाशिर जो एक तरह से एक और डेब्यूटेंट थे उनको खिलाया था इंजर्ड जैक लीच की जगह पे। तो खैर टॉस तो टीम इंडिया के फेवर में ही रहा। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जो कि नो ब्रेनर है। इंडियन कंडीशन में आप यही चाहते हो कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और पहले बैटिंग सरफेस का एक तरह से मजा ले लो। और वैसे भी अगर रैंक टर्नर भी हो तब भी पहले बैटिंग करने में फ़ायदा है, क्योंकि चौथे इनिंग्स में चेज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो हमने इंडियन टीम के साथ भी देखा कि वो 230 रन चेज़ कर नहीं पाया हैदराबाद में। तो एनीवे वही एक तरीके से इंग्लैंड भी टीम भी करती। तो खैर टॉस जीता और पहले बैटिंग किया। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखो तो फर्स्ट डे पे इंडिया ने अच्छी तो की, रन तो बनाए अच्छे खासे, बट सिर्फ एक बैट्समैन चले, नाम है उनका यशस्वी जायसवाल। बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में आई थिंक पहले पारी में 80 रन बना के आए थे, बट बड़े 100 से एक तरह से चूक गए थे, लेकिन यहाँ पे वो गलती की नहीं। थ्रू आउट द डे उन्होंने बैटिंग किया, और सेकेंड डे भी बैटिंग करके गए हैं, दोहरा शतक मार के गए हैं। यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक मारा है, और ऑलरेडी उनका अगर आप देखो तो काफ़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, दलीप ट्रॉफी हो या ईरानी कप हो, हर जगह पे वो डबल हैंडेड मार के आए हैं। तो फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा किया है, और उसी का एक तरह से झलक यहाँ पे दिखा रहे हैं।
बीच में आई थिंक साउथ अफ्रीका टूर में जब उनके डेब्यू के बाद जब वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, थोड़ा सा वहाँ पे ट्रबल में आए थे बिकॉज कंडीशन वहाँ पे बहुत टफ थी साउथ अफ्रीकन कंडीशन में। बट यहाँ पे घर के कंडीशन में आप देखो आके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो उन्होंने गलती पहले मैच में की थी कि 80 रन बना के आउट हो गए थे, विकेट फेंक दिया था, वो गलती नहीं की है यहाँ पे। हालांकि खराब शॉट खेल के यहाँ पे भी आउट हुए हैं, बट यहाँ पे आउट होने से पहले 209 रन बना के गए हैं। पहले दिन के स्टंप्स तक अगर आप देखो 179 पे नॉट आउट थे, जबकि टीम इंडिया ने 336 रन किए थे 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन दूसरे दिन पर आप देखो तो टीम इंडिया ने आके और 60 रन जोड़े और 396 रन पे ऑल आउट हुई। और उसके बाद अगर आप देखो इंग्लैंड टीम को इन्होंने 253 पे ऑल आउट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा एक तरह से काम रहा है, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह जो कि स्टार रहे हैं, बुम बुम बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 5 विकेट हॉल लिया है, आई थिंक 6 कुल विकेट उन्होंने लिए हैं। और एक अच्छे सरफेस के ऊपर जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए एक तरह से मदद है, मतलब कि लेस एक तरीके से वहाँ पे एडवांटेज है गेंदबाजों के लिए, स्पेशली अगर आप देखो स्पिनरों के लिए। हाँ, कुछ एक आधा बॉल ज़रूर टर्न कर रही है, बाउंस ज़रूर हो रही है, बट अभी भी कंडीशन जो कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। उस सरफेस के ऊपर जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई है। पहले इनिंग्स में आप देखो जेम्स एंडरसन ने अपनी क्लास दिखाई थी। 41-42 की उम्र में अगर आप देखो काफ़ी फिट है और बॉलिंग में वो चीज़ दिख रहा है। एक टप्पे पे बॉलिंग कर रहे हैं और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। बुमराह ने एक तरह से दिखाया है वो क्यों एक तरीके से इंडियन गेंदबाजों में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। और अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखोगे शायद ही उनके नज़दीक कोई आएगा अक्रॉस फॉर्मेट। अगर आप देखो तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग करते हुए टॉप स्पेल डाली है। एक वक्त पे लग रहा था जिस तरह से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था, बहुत तेज़ गति से रन बना रहे थे अपने बास बॉल अंदाज में, और 100 से भी ऊपर रन बन गया था जब सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। आई थिंक 114 रन पे एक ही विकेट गिरा था। बट उसके बाद अगर आप देखो अगले 140-50 रन के अंदर अंदर ही उन्होंने इंग्लैंड के जो बाकी के 9 विकेट है वो निकाल दिए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जसप्रीत बुमराह ने। इवन कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने भी शायद 3 विकेट लिए हैं। तो इन डिटेल स्कोर कार्ड के बारे में बात ज़रूर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 2 प्लेयर, एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे जसप्रीत बुमराह, उनकी बात होनी ज़रूरी है। यशस्वी जायसवाल अगर आप देखो तो छोटा सा उनका भी इंटरनेशनल कैरियर है, लेकिन काफ़ी एक तरह से उन्होंने इम्पैक्टफुल नॉक्स खेले हैं, बीट 2020 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। आई थिंक एक बड़ा 100 उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में भी मारा था, यहाँ पे सेकंड 100 जड़ा और उसको उन्होंने डबल 100 में कन्वर्ट किया है। थोड़ा सा और अगर अपने आप पे एक तरह से कंट्रोल रखते तो हो सकता है कि आप पता 300 भी मार सकते थे, क्योंकि बैटिंग अभी भी एक तरह से ईजी है और उनके पास टाइम ही पड़ा था। बट एक तरीके से जेम्स एंडरसन ने उनका विकेट लिया, उनको लगातार टेस्ट कर रहे थे और फिर अंत में एक तरह से उनको मजबूर किया कि आप निकल के शॉट मारो, और वहाँ पे आउट हुए। लेकिन आउट होने से पहले आप देखो जैसे मैंने कहा 209 रन बनाए हैं। अब 209 रन उन्होंने 396 से बनाए हैं। बाकी के जो आई थिंक कुछ रन से तो सब बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए हैं, और कहीं ना कहीं निराश भी किया है बाकी बल्लेबाजों ने, क्योंकि ये पिच जो कि वो ऐसा नहीं था कि आप अंडर 400 आप एक तरीके से ऑल आउट हो जाओ। कहीं ना कहीं ये मिनिमम 500 रन यहाँ पे बनने चाहिए थे लुकिंग एट इंडियाज बैटिंग, और स्पेशली जब एक बैटर ने आके एक तरीके से 200 रन बनाए हो। और यहाँ पे देखो कि जो नेक्स्ट हाई स्कोर है वो 34 का है शुभमन गिल का, बहुत अच्छे दिख रहे थे। बट अगेन देखो आउटसाइड ऑफ आई थिंक जेम्स एंडरसन ने उनको आउट किया। बड़ी पारी रिसेंट टाइम्स में उनकी आई नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर अगर इसी तरीके से परफॉर्म करते गए, क्योंकि उनको भी पता होगा कि अगले मैच में विराट कोहली हो सकता है कमबैक कर जाए। अभी आई थिंक आखिर के जो 3 टेस्ट मैच है उसके लिए भी टीम अनाउंसमेंट होना है, तो हो सकता है वो ड्रॉप भी हो सकता है अगर अच्छे आई थिंक रन उनसे नहीं बने आखिर पारी में। फिर उसके अलावा आप देखो तो रोहित शर्मा 14 रन बना के आउट हुए हैं, अपने कैरेक्टर से हटके खेल रहे थे। 41 बॉल तक उन्होंने एक सिंगल बाउंड्री नहीं मारी है, 0 चौके और 0 छक्के हैं। दैट मीन्स कि कंप्लीटली अपने अंदाज से विपरीत खेल रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में जो हुआ आई थिंक कहीं ना कहीं उनके माइंड में ज़रूर एक तरह से प्ले कर रहा होगा। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में एक तरह से आउट हो रहे थे, तो इस बार बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे और वहाँ पे आई थिंक आउट हुए। निराश जरूर रोहित शर्मा होंगे, बट आई थिंक उम्मीद तो यही है कि क्योंकि कप्तान है अभी बहुत ज़्यादा उनसे छेड़खानी नहीं कर सकते उनके पोजीशन के ऊपर। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर फिर भी आप समझ पाओगे, बट रोहित शर्मा को परफॉर्म करना ही पड़ेगा और होपफुली वो सेकेंड इनिंग्स में कर दे। बाकी श्रेयस अय्यर ने 27 किए हैं 59 बॉलों में। अब इनका भी आई थिंक वही एक तरीके से रिसेंट फॉर्म देखो तो बहुत ख़राब है, और साथ ही जिस तरह से वो बाउंसर के खिलाफ भी फंस रहे हैं। यहाँ पे तो जेम्स एंडरसन जिनकी गति 130-135 की है, मतलब फ्रीक्वेंटली 140-145 तो डालते नहीं है, 135-136 इसी पे ऑपरेट करते रहते हैं।
तो उन्होंने भी बाउंसर पर ट्रबल कर दिया, इनको कुछ आड़े टेढ़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, अंत में आउट भी हुए, वो भी स्पिनरों को। तो आई थिंक जो उनकी स्ट्रेंथ मानी जाती है कि स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट यहाँ पे तो अगेन एंड अगेन वो स्पिनर पे ही आउट हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि रन भी नहीं आ रहे हैं, तो आई थिंक श्रेयस के लिए भी दिक्कत हो सकता है। आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से कठिन सवाल रहेगा कि यहाँ पे अच्छा करे। बाकी रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ था, नंबर 5 पे आए थे बैटिंग करने के लिए, जितने देर तक खड़े रहे अच्छे बैटिंग की, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, बट अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हुए हैं। आई थिंक रेहान अहमद की बॉल थी जो कि वो डिफेंड करते हैं, बट बॉल जाके सीधे स्टंप्स को लग जाती है, वो रोक भी नहीं पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेट रहे। बट एक अच्छा साइन है कि जो उन्होंने एक तरह से बदलाव किया था टीम मैनेजमेंट ने, वो काम आया है। अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा क्या उनको थर्ड मैच के लिए कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि थर्ड मैच में मोस्ट लाइकली केएल राहुल और विराट कोहली की वापसी हो सकती है। तो उस समय आई डोंट नो, हो सकता है कि रजत पाटीदार ना हो, बट पर्सनली मैं चाहूँगा कि रजत पाटीदार हो। तो वो तभी हो सकता है कि अगर आप श्रेयस या गिल पे एक तरह से कॉल ले लो। बट ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि सेकंड पारी में किस तरह से दोनों बैटर खेलते हैं। और नीचे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा बैटिंग थी नहीं, क्योंकि जडेजा नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी अक्षर पटेल को स्टार्ट मिला, 27 रन उन्होंने किए हैं, बट एक लूज शॉट खेल के आउट हुए। और वही शॉट और वही हाल केएस भरत का भी रहा है, 17 रन किए 23 बॉलों में। केएस भरत आई थिंक अगर ऋषभ पंत होते तो वो कहीं फ्रेम में भी नहीं होते केएस भरत। इवन ईशान किशन के साथ कुछ मतलब एग्जैक्टली पता नहीं उनको ड्रॉप किया गया है, एग्जैक्टली मेंटली इशू है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक तरह से खबर आई थी कि थोड़ी सी मेंटल फटीग है उनको, या टीम मैनेजमेंट के साथ कुछ उनकी प्रॉब्लम है। तो अभी ईशान किशन तो नहीं है। तो अब केएस भरत के लिए भी यही है कि सिर्फ आप आज विकेट कीपर नहीं खेल सकते, आपको विद द बैट भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आई थिंक 7-8 पारियां हो चुकी हैं या फिर उससे ज़्यादा ही हो गई हैं, एक भी हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ी नहीं है, हाईएस्ट शायद 44 की है। अब उनको भी देखना पड़ेगा कि आपको रन बनाना पड़ेगा। अदरवाइज डोमेस्टिक में और भी विकेट कीपर बैटर्स हैं, आई थिंक एक ध्रुव जुरैल भी है डगआउट में बैठा हुआ, तो हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नीचे अगर आप देखो अश्विन ने भी 20 रन किए हैं, तो ठीक ठाक बैटिंग वो कर लेते हैं। और आई थिंक जो पिछला टूर रहा था इंग्लैंड का इंडिया में, चेन्नई टेस्ट में शायद एक मुश्किल सरफेस के ऊपर उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में आके शतक जड़ा था, तो उनके पास बैटिंग एबिलिटी है, 3000 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं, 500 विकेट के करीब है। हो सकता है कि इसी मैच में एक तरह से प्राप्त कर ले, लेकिन ऑलराउंडर के तौर पे भी उन्होंने अच्छा ही किया है। और यहाँ पे भी आई थिंक 20 रन बहुत अच्छे उन्होंने बनाए थे, बट एक अच्छी बॉल पे जेम्स एंडरसन ने उनको आउट किया है। नीचे अगर आप देखो तो बैटिंग उतनी कुछ खास नहीं है, कुलदीप ने 8 रन किए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, 42 बॉल खेले हैं, बुमराह के 6 और मुकेश के 0 है। तो इंडिया ने 396 रन बनाए, और जब आई थिंक इनिंग्स खत्म हुआ, आई थिंक लंच से पहले, आई थिंक आधे घंटे पहले शायद, हमें लग रहा था कि शायद कम से कम 100 रन पीछे है टीम इंडिया, क्योंकि इस सरफेस को देखते हुए लग रहा था कि बास बॉल जिस तरह से बैटिंग करती है यहाँ पे, तो वो 500-600 रन बना देंगे और इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। स्पेशली अगर आप देखो जहाँ पे जडेजा नहीं है, और जिस तरह से पिछले मैच में अगर आप देखो जो सेकंड इनिंग्स रहा था उसमें ओली पोप ने बैटिंग किया था, अभी तो जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो जो उनके सीनियर खिलाड़ी है उनको भी रन बनाना है। बट वहीं पर देखो जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो जैक क्रॉली ने अपनी क्लास दिखाई थी। वनडे के अंदाज में उन्होंने 76 रन किए हैं 78 बॉलों में, 11 चौके और 2 छक्के मारे हैं, और साथ ही बेन डकेट ने भी 21 रन किए 17 बॉलों में। तो जो उनके जो दोनों ही ओपनर है अटैकिंग अंदाज से खेलते हैं और उसी तरह से स्टार्ट जरूर किया। पहला विकेट बेन डकेट का मिला था, कुलदीप ने उनको आउट किया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ओली पोप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट खड़े हुए थे वहाँ पे, 55 बॉलों में 23 रन किए हैं। बट वहाँ पर आप देखो तो आई थिंक एक बॉलिंग चेंज करते हैं कप्तान रोहित शर्मा, अक्षर को लेके आते हैं, और जैक क्रॉली जो कि ओवर अग्रेसिव होने के चक्कर में अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। बहुत अच्छा कैच श्रेयस ने पकड़ा, और उसके बाद सडन एक तरह से गेम चेंज होता है। जो रूट आते हैं बैटिंग करने के लिए, और मैचअप के अंदर आप देखो रोहित बुमराह को लाते हैं, और जसप्रीत बुमराह उस स्पेल में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। जो रूट को पहले स्लिप में आउट करवाते हैं, और फिर एक जबरदस्त यॉर्कर के थ्रू ओली पोप को बोल्ड करते हैं। ओली पोप यही सोच रहे होंगे कि पिछले मैच मैंने मैच इनिंग नॉक खेला, ऑलमोस्ट 200 बना दिया था, बट इस मैच में मुझे इस तरह का बॉल मिल गया। मतलब अगर आप बॉल जाके हाईलाइट्स में देखोगे, अनप्लेएबल बॉल थी, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार उनको डला है, आई थिंक ये काफ़ी इंस्टेंसेस हो चुके हैं, एशेस में भी उनको डला था। पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, वैसी बॉल पर उन्होंने आउट किया हुआ है इन स्विंगिंग यॉर्कर के थ्रू। तो अगर आप देखो पोप ने जैसा ही कहा 23 किए हैं, रूट ने 5,
और उसके बाद अगर आप देखो, जैसा कि मैं इनिशियली बोल भी रहा था कि 114 पे कुछ एक विकेट गिरा हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन ज़रूर था क्योंकि बैस बॉल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी। बट आई थिंक बुमराह के स्पेल ने काफ़ी हद तक एक तरीके से वहाँ पे डैमेज किया, और आई थिंक टी ब्रेक तक कुछ 155 और 4 हो गए थे। लेकिन आखिरी सेशन में आप देखो कंप्लीटली इंडिया ने डोमिनेट किया है। जो रेस्ट 6 विकेट थे उन्होंने सिर्फ 98 रन के अंदर ही ले लिया, और उसके बाद अगर आप देखो 28 रन अभी तक बना दिए हैं टीम इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में, जहाँ पे कोई भी विकेट नहीं गिरा है, और कुल 171 रन की लीड है। फर्स्ट इनिंग्स में 143 रन की लीड मिली थी, जो कि ठीक ठाक लीड थी इस विकेट के ऊपर, बट 28 रन अब ऐड कर दिए हैं, और यहाँ से टीम इंडिया की जो मिनिमम मुझे लगता है कि जो टारगेट होगी वो 300 होगी, कि 300 के पार तो एक तरह से टारगेट दे, जो कि एक मिनिमम है। मतलब यहाँ से आपको कितने 129 रन और बनाने हैं, जो कि मुझे लगता है आप आराम से बना लोगे। लेकिन टीम इंडिया को सेफ होने के लिए आई थिंक 400 450 वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। खैर अगर आप देखो तो इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आई। बेस्ट ने 25 किए हैं, बड़ी पारी खेल नहीं पाए। बेन स्टोक्स आज यूजुअल 47 कोशिश करते रहते हैं अंत में, बट उनका साथ कोई नहीं देता है नीचे। बेन फोक्स 6 हैं, रेयान अहमद भी 6, टॉम हैटली थोड़ी सी बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 21 उन्होंने किए हैं। जेम्स एंडरसन के 6 रन है और शोएब बाशिर के 8। तो इस बार एक तरीके से टीम इंडिया ने अच्छा फिनिश किया। ऐसा नहीं हुआ कि जो नीचे का जो लोअर ऑर्डर है उसने मिलके एक तरीके से 100-150 रन जोड़ दिए हैं, जो कि पिछले मैच के सेकेंड इनिंग्स में हुआ था। तो जस्ट लाइक फर्स्ट मैच फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे भी आई थिंक टीम इंडिया ने एक अच्छे टोटल के ऊपर एक तरह से इंग्लैंड को रोक के अच्छी खासी लीड ली है। बट फर्क जैसा ही कहा कि पिछले मैच में इंडियन टीम को आखिर बैटिंग करना था, बट यहाँ पे इंडियन टीम को आखिर बॉलिंग करना है। तो मुझे लगता है ये एक स्लाइट एडवांटेज जो कि टीम इंडिया के पास है। बट स्टिल जैसा ही कहा, यहाँ से भी आपको 200-250 रन और बनाने होंगे एक तरीके से इंग्लैंड को इस गेम से बाहर करने के लिए। बट आप इंग्लैंड को जानते हो, अगर 300-350 रन भी अगर चेस कर जाते हैं तो उतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विकेट यहाँ से थोड़ा सा और एक तरह से खराब होने लगेगी, बट हमको याद रखना होगा ये सिर्फ दूसरा ही दिन खत्म हुआ है, यानी कि अभी हो सकता है मैच जो कि आखिरी दिन एक तरह से ना जाए। तो जो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टर्न मिलेगा, बहुत ज़्यादा गेंद स्पिन होगी, तो हो सकता है वो ना हो। तो उस समय इंडियन टीम को आई थिंक अभी भी एक तरीके से काफ़ी स्मार्टली बैटिंग करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो कोशिश करे कुछ ऊट पटांग शॉट खेलने की और जल्दी एक तरीके से आउट हो जाए। खैर बुमराह की अगर बात करें तो उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, बहुत अच्छा स्पेल डाला है। साथ ही कुलदीप ने भी 3 लिए हैं। अश्विन को विकेट नहीं मिला और काफ़ी महंगे साबित भी हुए हैं। तो अभी जो उनके 500 विकेट का एक तरह से टैली है उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा भरने के लिए। बाकी मुकेश कुमार को खिलाया था, पता नहीं क्यों ही खिलाया था। अगर आपको एक और गेंदबाज चाहिए था, अगर आपको सिराज को नहीं खिलाना था तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लेते, वॉशिंगटन सुंदर को ही खिला लेते, थोड़ी सी बैटिंग दे देते, या एक एक्स्ट्रा बैटर खिला देते सरफराज के रूप में। बट उनका सिलेक्शन कुछ समझ नहीं आया। मैं भी थोड़ा सा ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स स्विंग करने के लिए, बट वो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। और 4 ओवर अक्षर ने भी किए हैं, 24 रन उनको भी पड़े हैं। बहुत ज़्यादा गेंदबाजी की नहीं है, बट करेक्ट विकेट उन्होंने लेके दिया है जैक ट्रॉली का। तो ओवरऑल यही रहा है। अभी रोहित शर्मा एक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जायसवाल के साथ 13 पे, जायसवाल ने 15 किए हैं। तो उम्मीद तो यहाँ से करेंगे कि इंडियन टीम जो कि यहाँ पे अच्छी बैटिंग करे, और एटलीस्ट एक दिन तो आपको बैटिंग करना है। मतलब एक दिन से ज़्यादा भी करोगे अच्छा है, बट एटलीस्ट एक दिन। और अगर आपने 300 रन बना दिए, दैट मीन्स 300 प्लस वो जो 171 रन है, नियरली 500 रन, तो उतने में तो मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। और फिर आपके पास 2 दिन रहेगा इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन टीम को बैटिंग करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई जल्दबाजी करनी है। रोहित शर्मा को आना चाहिए, अपना टाइम लेना चाहिए। चाहे शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, सभी को रन चाहिए। रजत पाटीदार डेब्यू पे है, चाहे के.एस. भरत हो या अक्षर पटेल, सभी बल्लेबाजों के एक तरह से रन चाहिए। जायसवाल ने दिखा दिया है, बट बाकी बल्लेबाजों को रन चाहिए क्योंकि आगे आपको 3 मैच और भी खेलने हैं। आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप एक तरीके से इवेंचुअली आप 171 पे इस वक्त जीरो हो। स्कोर कार्ड दिखा रहा है कि 28 पे आप जीरो हो सेकेंड इनिंग्स में, बट लीड आपकी 171 की है। दैट मीन्स कि आप 171 पे ही जीरो हो। तो आई थिंक बहुत अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक अच्छी एक तरीके से बड़ी इनिंग्स खेलनी है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे उस पर नज़र रहेगी रोहित शर्मा के ऊपर, वो किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्योंकि एक रोहित शर्मा का बड़ा इनिंग्स आना बहुत ही ज़रूरी है। तो खैर ये एक तरीके से बात रही। बाकी इंग्लैंड की टीम हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये टीम कमबैक करना जानती है और वही उनका एक तरह से डीएनए है। जिस तरह से उन्होंने बेसबॉल एरा में खेला है,
एक तरह से कभी हार ना मानने वाली एक तरह से जो एटीट्यूड है, तो वो तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कल अपना एक तरह से फुल एफर्ट देने की, और वही कोशिश करेंगे जितने कम स्कोर में हो सके इंडिया को एक तरह से रोका जाए, और फिर आखिरी इनिंग्स में कोशिश यही करेंगे कि जितना एक तरह से स्कोर देते हैं वो चेस किया जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से पीछे ना भी जाओ, आई थिंक जो बेसबॉल एरा में जो पहला ही मैच इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, हालांकि वो इंग्लैंड में हुआ था, 375 या 378 समथिंग कुछ उन्होंने आई थिंक चेस किया था चौथे इनिंग्स में। हाँ, जो आखिरी वन अप टेस्ट रह गया था वो जो सीरीज का 2022 में, आई थिंक आपको अच्छे से याद होगा, जो रूट और जॉनी बेस्टो ने एक तरह से वो सीरीज जिताई थी, एक्चुअली वो मैच जिताई थी, सीरीज ड्रॉ हुआ था। तो आई थिंक वो चीज़ को टीम इंडिया भूल नहीं सकती, और ज़रूरी नहीं कि अगर इंडियन टीम ने 230 चेस नहीं कर पाए तो इंग्लैंड वो चीज़ नहीं कर सकती। इंग्लैंड कर सकती है, और वो चीज़ हमने पहले मैच में देखा कि कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, कहाँ वो 190 रन से पीछे थे और कहाँ से वो 230 रन की लीड पे थे। तो आई थिंक हल्के में नहीं लेना चाहिए इंग्लैंड को, और नॉर्मल क्रिकेट आके इंडियन टीम को खेलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गेंदबाजों ने गेंदबाजी की भी नहीं है, तो वो फ्रेश आएंगे दूसरे इनिंग्स में, और बैटर तो अभी एक तरीके से पम्प्ड अप हो गए कि हमें थोड़ा सा रन बनाना है। तो लेट्स सी कि एक तरीके से अगले दिन क्या होता है तीसरे दिन पे। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, क्या आपको लगता है कि क्या इंडियन टीम जो कि इजीली मैच निकाल सकती है, या फिर जस्ट लाइक प्रीवियस गेम कोई इसमें ट्विस्ट आने वाला है, तो उसके बारे में ज़रूर आपका फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।